नमस्कार। आज हम मुस्लिम पारिवारिक कानून की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास एलएलबी पाठ्यक्रम के कुछ नोट्स हैं, खास तौर पे यूनिट 1 से। ये इस विषय की आप कह सकते हैं नींव रखते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन नोट्स से ये समझना कि कानून की नज़र में मुस्लिम कौन है, इस कानून के स्रोत क्या हैं, हाँ। और सबसे ज़रूरी निकाह यानी मुस्लिम विवाह की अवधारणा क्या है। हाँ। मतलब उसकी शर्तें, प्रकार और उनके कानूनी परिणाम। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल, और ये जानना वाकई दिलचस्प है कि मुस्लिम कानून सिर्फ धार्मिक मान्यताओं का ही विषय नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक पूरा कानूनी ढांचा है, इसकी अपनी जड़ें हैं, अपने नियम हैं। हाँ। तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं जो आपने उठाया, कानून किसे मुस्लिम मानता है? हाँ, तो इन नोट्स के हिसाब से कोई व्यक्ति दो तरह से मुस्लिम हो सकता है। जी। या तो जन्म से, मतलब अगर माता पिता मुस्लिम है तो बच्चा मुस्लिम माना जाता है, या फिर कोई अपना धर्म बदलकर मुस्लिम बन जाए। सही। पर नोट्स कहते हैं कि सिर्फ जन्म लेना काफी नहीं है। इस्लाम में विश्वास रखना, यानी ये मानना कि खुदा एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं, ये बुनियादी शर्त है। हाँ, ये तो आस्था का मामला हुआ। और जहाँ तक धर्म बदलने की बात है, उसके लिए कोई खास रस्म की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। बस इस्लाम के जो मूल सिद्धांत हैं उनको अपना लेना ही काफी है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम कानूनी पहलू जुड़ता है। वो क्या? वो सरला मुदगल केस से 1995 का मामला है ये। हाँ, सुना है इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ कर दिया था कि अगर कोई हिंदू पुरुष, मान लीजिए, सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम अपनाता है बिना पहली पत्नी को तलाक दिए, तो ऐसा धर्म परिवर्तन कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगा। इसे एक तरह की धोखाधड़ी माना जाएगा और वो दूसरी शादी अवैध होगी। ओह, ये तो वाकई एक महत्वपूर्ण बात है। ये दिखाता है कि अदालतें कैसे देखती हैं इन चीजों को। बिल्कुल, कानून के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए। सही कहा। अच्छा, अब जरा मुस्लिम कानून के स्रोतों पर आते हैं। ये नोट्स इन्हें दो हिस्सों में बांटते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। हाँ, प्राथमिक स्रोत वो हैं जो इस कानून की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले और सबसे अहम है कुरान। जी। ये इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ है और कानून का मूल स्रोत। इसे अल्लाह का कलाम, मतलब ईश्वरीय संदेश माना जाता है। हालांकि ये कोई लॉ की किताब नहीं है, पर इसमें जिंदगी के हर पहलू पर हिदायतें हैं और करीब 80 आयतें ऐसी हैं जो सीधे व्यक्तिगत कानून से जुड़ती हैं, जैसे शादी, तलाक, विरासत वगैरह। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है सुन्नत या हदीस। यह है पैगंबर मोहम्मद साहब के कहे हुए शब्द, उनके किए हुए काम और उनकी वो बातें जिन पर वो चुप रहे, मतलब मौन स्वीकृति दी। यानी उनकी परंपराएं। हाँ, उनकी परंपराएं। जो बातें कुरान में बहुत विस्तार से नहीं हैं, उन्हें समझने के लिए सुन्नत या हदीस को देखा जाता है। ये पैगंबर की वो बातें और काम हैं जो उन्होंने ईश्वरीय प्रेरणा के बिना एक इंसान के तौर पर किए। तीसरा स्रोत कौन सा है? तीसरा है इजमा। इजमा का मतलब है आम सहमति। आम सहमति किसकी? खासकर मुस्लिम विधिवेत्ताओं की, मतलब जो कानून के जानकार थे। अगर किसी मसले पर कुरान या सुन्नत में सीधा सीधा कोई जवाब न मिले, तो उस जमाने के जो जानकार विद्वान थे, उनकी सर्वसम्मति, उनके कंसेंसस को कानून का दर्जा मिल जाता था। ये तो इंटरेस्टिंग है, मतलब कानून वक्त के साथ विकसित भी हुआ। बिल्कुल। और चौथा प्राथमिक स्रोत है कियास। कियास, ये क्या होता है? इसे कहते हैं सादृश्य अनुमान, मतलब एनालॉजिकल डिडक्शन। थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, मतलब अगर कोई नई स्थिति सामने आती है जिसका जिक्र पहले 3 स्रोतों में सीधे तौर पर नहीं है, तो पुराने नियमों के पीछे जो तर्क है, जो रीजनिंग है जी, उसी तर्क को उस नई स्थिति पर लागू करके नतीजा निकालना। एक तरह से ये लॉजिकल डिडक्शन है। समझ गए। तो ये 4 हो गए मुख्य स्रोत। अब ये द्वितीयक या गौण स्रोत क्या है? हाँ, द्वितीयक स्रोत वो हैं जिन्होंने कानून को समझने, उसकी व्याख्या करने या उसमें बदलाव लाने में मदद की है। जैसे कि? जैसे पहला है रिवाज या प्रथा, कस्टम्स। देखिए, इस्लाम से पहले भी अरब में कई प्रथाएं थीं। कुछ जारी रहीं, कुछ बदल गईं। भारत में भी स्थानीय रिवाजों का असर रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है। क्या? 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट आया। उसके बाद से ज्यादातर व्यक्तिगत मामलों में, जैसे शादी, तलाक, विरासत में शरीयत कानून ही लागू होता है। अच्छा। तो अब रिवाज तभी मान्य है जब वो शरीयत के खिलाफ ना हो या फिर किसी खास कानून में उन्हें मान्यता दी गई हो। वो अब अपने आप में कानून का स्वतंत्र स्रोत नहीं रहे ज्यादातर मामलों में। ठीक है। और दूसरा है न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजंस। हाँ, मतलब अदालतों के फैसले। हाँ, कोर्ट्स के जजमेंट्स। जी।
खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये मुस्लिम कानून की व्याख्या करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे? शाहबानो का मामला था। हाँ, वो तो बहुत चर्चित रहा। जी, तो ऐसे फैसले एक मिसाल बन जाते हैं, प्रीसिडेंट बन जाते हैं और कानून को दिशा देते हैं। और तीसरा, द्वितीयक स्रोत। तीसरा है विधान, लेजिस्लेशन, मतलब संसद या विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून। लेकिन क्या ये इस्लाम की मूल भावना से मेल खाता है? क्योंकि पारंपरिक सोच तो यही है कि कानून का स्रोत ईश्वर है। हाँ, ये एक बहस का मुद्दा रहा है, लेकिन भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में, जहां पर्सनल लॉ को भी संविधान के दायरे में रहना है, संसद ने जरूरत के हिसाब से मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े कई कानून बनाए हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट 1939 है। इसने मुस्लिम महिलाओं को तलाक के लिए कुछ और आधार दिए थे जो पहले नहीं थे। हाँ। या फिर हाल का मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, जी। जिसे आमतौर पर ट्रिपल तलाक कानून कहते हैं। जी। ये सब विधान के उदाहरण हैं। चलिए अब इस चर्चा के बिल्कुल केंद्र में आते हैं, निकाह यानी मुस्लिम विवाह। जी, निकाह। नोट्स ये इशारा करते हैं कि इस्लाम ने विवाह संस्था में खासकर महिलाओं की स्थिति को लेकर कुछ अहम सुधार किए थे उस वक्त। हाँ, ये बात सही है। जैसे उस समय अरब में असीमित बहुविवाह का चलन था। इस्लाम ने उसे सीमित किया, अधिकतम 4 पत्नियों की इजाजत दी, लेकिन वो भी एक बहुत सख्त शर्त के साथ। क्या शर्त? शर्त ये कि पति उन सबके साथ पूरी तरह न्याय कर सके। अगर उसे लगता है कि वो न्याय नहीं कर पाएगा तो उसे एक ही शादी करनी चाहिए। ये तो महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, निकाह की परिभाषा क्या दी जाती है आमतौर पर? देखिए, निकाह को अक्सर एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट यानी सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। हाँ, कई जाने-माने विधिवेत्ताओं ने, जैसे जस्टिस महमूद ने, इसे यही कहा है। इसका मुख्य उद्देश्य संतान पैदा करना और उसे समाज में वैधता दिलाना बताया गया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अनुबंध है? नोट्स में लिखा है कि इस पर थोड़ी अलग-अलग राय भी है। हाँ, बिल्कुल है। कुछ लोग इससे पूरी तरह सिविल अनुबंध मानते हैं क्योंकि इसमें कोई खास धार्मिक रस्म या किसी पुजारी वगैरह की जरूरत नहीं होती है। प्रस्ताव होता है, स्वीकृति होती है, महर तय होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है। जी। लेकिन दूसरी तरफ अनीस बेगम बना मोहम्मद इस्तफा जैसे अदालती फैसलों में इसे एक पवित्र बंधन या धार्मिक संस्कार, सैक्रामेंट भी माना गया है। तो फिर ये क्या है, अनुबंध या संस्कार या दोनों? मेरे ख्याल से इसे सिर्फ एक खांचे में फिट करना मुश्किल है। मुस्लिम निकाह को शायद 3 नजरियों से देखना चाहिए: सामाजिक, कानूनी और धार्मिक। अच्छा, कैसे? देखिए, कानूनी तौर पर इसमें अनुबंध के तत्व साफ दिखते हैं: प्रस्ताव, इजाब, स्वीकृति, कबूल, मेहर, पार्टियों की सक्षमता, सहमति, ये सब जरूरी है। लेकिन साथ ही इसका गहरा धार्मिक महत्व भी है। कुरान में शादी को बहुत अहमियत दी गई है। इसे एक मिसाक़ गलीज़ यानी मजबूत अहद कहा गया है। मिसाक़ गलीज़? हाँ, मजबूत अहद या समझौता। और सामाजिक तौर पर भी ये सिर्फ 2 लोगों का करार नहीं है, ये परिवारों को जोड़ता है, एक जिम्मेदारी की शुरुआत है। तो मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा सिविल अनुबंध है जिसका मजबूत धार्मिक और सामाजिक आधार है। हाँ, ये कहना शायद ज्यादा सही होगा। ये सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। ठीक है, तो एक निकाह मान्य हो यानी सही निकाह हो, इसके लिए क्या-क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए? एक निकाह को कानूनी तौर पर सही या वैध माने जाने के लिए मुख्य तौर पर 4 बातें जरूरी हैं। पहली क्या है? पहली है प्रस्ताव और स्वीकृति। इसे इजाब और कबूल कहते हैं। इजाब और कबूल? हाँ, मतलब एक पक्ष शादी का प्रस्ताव रखे, ये इजाब हुआ, और दूसरा पक्ष उसी वक्त, उसी जगह, बिना किसी शर्त के उसे मान ले, ये कबूल हुआ। उसी बैठक में होना जरूरी है? हाँ, उसी बैठक में। और सुन्नी कानून ने इसके लिए गवाहों का होना भी शर्त है। कम से कम 2 मर्द गवाह हों या फिर 1 मर्द और 2 औरतें। और शिया कानून में? शिया कानून में गवाहों की अनिवार्यता नहीं है निकाह के लिए। अच्छा, दूसरी शर्त? दूसरी शर्त है पक्षकारों की सक्षमता, कैपेसिटी। मतलब निकाह करने वाले मर्द और औरत दोनों में इसकी क्षमता होनी चाहिए। क्षमता से क्या मतलब है यहाँ? मतलब पहला तो वो दिमागी तौर पर स्वस्थ हों और दूसरा वो बालिग हो चुके हों। बालिग होने की उम्र क्या मानी जाती है? आमतौर पर 15 साल मानी जाती है, अगर उससे पहले यौवन के लक्षण न दिखाई दें। अगर कोई नाबालिग है या दिमागी रूप से अस्वस्थ है तो उसका निकाह या तो हो नहीं सकता या फिर उनके जो कानूनी अभिभावक हैं जैसे पिता या दादा, उनकी सहमति से होता है। ठीक है, तीसरी शर्त? तीसरी शर्त है सहमति, कंसेंट। दोनों पक्षों की रजामंदी जरूरी है और वो रजामंदी स्वतंत्र होनी चाहिए, मतलब फ्री कंसेंट।
जोर जबरदस्ती या धोखे से ली गई सहमति? वो माने नहीं होगी, उससे निकाह अवैध हो सकता है। अब्दुल लतीफ बनाम नियाज अहमद का एक पुराना केस 1909 भी इसी बात पर जोर देता है। और चौथी शर्त? चौथी शर्त है किसी कानूनी रोक का ना होना, एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशंस। मतलब कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनमें इस्लाम निकाह की इजाजत नहीं देता। अच्छा। हाँ, तो एक वैध निकाह के लिए जरूरी है कि लड़का और लड़की के बीच ऐसा कोई मनाही वाला रिश्ता ना हो। ये मनाही वाले रिश्ते या निषेध कौन से हैं? नोट्स में इनका वर्गीकरण भी दिया है, ये काफी अहम लग रहा है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से ये तय होता है कि निकाह सही, वैलिड है, बातिल, वॉइड है या फासिद, इर्रेगुलर है। अच्छा, ये 3 तरह के होते हैं? सही, बातिल और फासिद, जी। मुख्य रूप से। तो ये जो रोक हैं, ये 2 तरह की होती हैं। एक है पूर्ण निषेध, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। पूर्ण निषेध। हाँ। इन रिश्तों में निकाह करना बिल्कुल मना है। ऐसा निकाह बातिल यानी वॉइड होता है, मतलब कानून की नजर में वो शादी कभी हुई ही नहीं। इसमें कौन से रिश्ते आते हैं? इसमें 3 तरह के रिश्ते हैं। पहला, खून के रिश्ते, कॉन्सैंगुनिटी, जैसे? माँ, बेटी, बहन, भतीजी, भांजी, फूफी, मौसी वगैरह। ठीक। दूसरा, शादी से बने रिश्ते, एफिनिटी, जैसे सास, बहू या अपनी पत्नी की बेटी, अगर पत्नी से शारीरिक संबंध बन चुके हों। और तीसरा है दूध के रिश्ते, फॉस्टरेज। अगर किसी औरत ने बचपन में किसी बच्चे को दूध पिलाया हो तो वो उसकी दूध माँ बन जाती है। तो उससे जुड़े रिश्ते भी वर्जित हो जाते हैं? जी हाँ, उससे जुड़े रिश्ते भी खून के रिश्तों की तरह ही निकाह के लिए वर्जित माने जाते हैं। इन तीनों में निकाह बातिल होगा। ये तो हुए पूर्ण निषेध। दूसरी तरह की रोक कौन सी है? दूसरी है सापेक्ष निषेध, रिलेटिव प्रोहिबिशन। यहाँ निकाह पूरी तरह बातिल तो नहीं होता, लेकिन, और ये खासकर सुन्नी कानून में है, फासिद यानी इर्रेगुलर माना जाता है। फासिद, अनियमित, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसमें कोई ऐसी कमी है जिसे या तो ठीक किया जा सकता है या जिसके हटने पर निकाह वैध हो सकता है। ये रिश्ते निकाह को पूरी तरह खत्म नहीं करते, पर इर्रेगुलर बना देते हैं। इसमें कौन सी स्थितियां आती हैं? जैसे एक साथ ऐसी 2 औरतों से शादी करना जो आपस में ऐसे रिश्ते में हो कि अगर उनमें से एक मर्द होती तो शादी ना हो सकती। सबसे आम उदाहरण है 2 बहनों से एक साथ निकाह। अच्छा, और? या फिर 5वीं बीवी से निकाह करना जब पहले से 4 मौजूद हों। हाँ। किसी औरत से उसकी इद्दत की अवधि के दौरान निकाह करना। इद्दत, वो प्रतीक्षा अवधि। जी, उस पर हम अभी आते हैं। और सुन्नी कानून के मुताबिक बिना गवाहों के निकाह करना भी फासिद माना जाता है। अच्छा, धर्म का अंतर भी इसमें आता है? हाँ, वो भी सापेक्ष निषेध में आता है। जैसे मुस्लिम मर्द का किताबिया औरत यानी ईसाई या यहूदी से निकाह तो जायज़ है, पर किसी गैर किताबिया जैसे मूर्ति पूजक या नास्तिक औरत से निकाह सुन्नी कानून में फासिद माना जाता है। और मुस्लिम औरत का गैर मुस्लिम मर्द से? मुस्लिम औरत का किसी भी गैर मुस्लिम मर्द से निकाह, चाहे वो किताबिया हो या गैर किताबिया, सभी स्कूलों में बातिल यानी वॉइड माना जाता है, फासिद नहीं। ये फासिद वाली कैटेगरी शिया कानून में भी होती है? नहीं, ये ध्यान रखने वाली बात है कि शिया कानून में फासिद निकाह की कैटेगरी नहीं होती। वहां जो निकाह सापेक्ष निषेधों का उल्लंघन करते हैं उन्हें भी आमतौर पर बातिल ही माना जाता है। तो ये जो 3 तरह के निकाह हुए, सही, बातिल और फासिद, इनके कानूनी नतीजे क्या होते हैं? मतलब पति पत्नी के अधिकारों और बच्चों की स्थिति पर क्या असर पड़ता है? हाँ, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, पहले सही निकाह के बारे में बताइए। सही निकाह, जब सब शर्तें पूरी हों और कोई रोक न हो, इसमें पति पत्नी के बीच वो सारे अधिकार और जिम्मेदारियां लागू होती हैं जो कानून तय करता है। जैसे? पत्नी मेहर की हकदार होती है, पति पर पत्नी के भरण पोषण मतलब खाने पीने रहने का जिम्मा होता है, दोनों एक दूसरे की जायदाद में वारिस बनते हैं, और सबसे जरूरी, इस निकाह से पैदा हुए बच्चे वैध माने जाते हैं और उन्हें अपने पिता की संपत्ति में विरासत का पूरा हक मिलता है। ठीक है, अब बातिल निकाह। बातिल निकाह ये तब होता है जब पूर्ण निषेध, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन का उल्लंघन हो। तो इसका नतीजा? नतीजा ये कि ये शादी कानून की नजर में है ही नहीं, शून्य है। कोई कानूनी अधिकार या जिम्मेदारी पैदा नहीं होती, ना मेहर का हक बनता है, ना भरण पोषण का, विरासत नहीं पति पत्नी एक दूसरे के वारिस होते हैं। और बच्चे? बच्चे अवैध माने जाते हैं, उन्हें पिता की संपत्ति में आमतौर पर हक नहीं मिलता। सही। और इस निकाह के खत्म होने पर, मतलब अगर वो अलग होते हैं या किसी की मौत होती है, तो औरत को इद्दत भी नहीं करनी होती। अब ये तीसरा, फासिद निकाह, जो सिर्फ सुन्नी कानून में है। फासिद निकाह ये सापेक्ष निषेध का नतीजा है। ये एक बीच की स्थिति है।
इसमें क्या होता है? इसमें अगर निकाह के बाद शारीरिक संबंध बन जाएं, हाँ। तो पत्नी महर की हकदार हो जाती है, या तो जो महर तय हुआ हो या फिर महर मिस्ल जो भी कम हो। और बच्चे? बच्चे वैध माने जाते हैं और उन्हें पिता की संपत्ति में विरासत का हक भी मिलता है। ये तो सही निकाह जैसा लग रहा है कुछ मामलों में। हाँ, बच्चों की वैधता और महर के मामले में। लेकिन पति पत्नी एक दूसरे के वारिस नहीं होते फासिद निकाह में। अच्छा। और इस निकाह को कोई भी पक्ष कभी भी बिना तलाक की औपचारिकताओं के खत्म कर सकता है, बस अलग होने की इच्छा जाहिर करनी होती है। क्या ये ठीक हो सकता है, मतलब वैध बन सकता है? हाँ, अगर वो कमी दूर हो जाए, जैसे अगर 5वीं बीवी से निकाह किया था और पहली 4 में से किसी एक की मौत हो जाए या तलाक हो जाए, तो 5वीं बीवी के साथ निकाह अपने आप वैध हो जाएगा। और इद्दत? हाँ, अगर ये निकाह शारीरिक संबंध बनने के बाद खत्म होता है, चाहे अलग होने से या मौत से, तो औरत को इद्दत करनी होती है। समझ गई। अच्छा, नोट्स में एक और तरह के निकाह का जिक्र है, मुता निकाह। ये क्या है? हाँ, मुता निकाह ये खास तौर पर शिया कानून के इतना अशरी स्कूल में माना जाता है। सुन्नी कानून इसे मान्यता नहीं देता। ये कैसा निकाह होता है? ये एक अस्थाई यानी टेम्पररी मैरिज है। अस्थाई? जी, इसकी कुछ खास बातें हैं। पहली तो ये कि निकाह करते वक्त ही ये तय कर लिया जाता है कि ये कितने समय के लिए होगा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल या कोई भी निश्चित अवधि। और मेहर कितना होगा, ये भी तय करना जरूरी है। ये दोनों बातें, अवधि और मेहर, मुता निकाह के लिए अनिवार्य हैं। फिर क्या होता है जब वो समय पूरा हो जाता है? जैसे ही तय समय पूरा होता है, निकाह अपने आप खत्म हो जाता है। इसके लिए तलाक देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें पति पत्नी के अधिकार क्या होता है? विरासत मिलती है? आमतौर पर मुत्ता निकाह में पति पत्नी एक दूसरे के वारिस नहीं होते, जब तक कि निकाह के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा अलग से ना लिखा गया हो। भरण पोषण का भी हक आमतौर पर पत्नी को नहीं होता जब तक तय न किया गया हो। लेकिन बच्चे, अगर इस निकाह से बच्चे हों तो? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुत्ता निकाह से पैदा हुए बच्चे पूरी तरह वैध माने जाते हैं। अच्छा। और उन्हें अपने पिता की संपत्ति में विरासत का पूरा हक मिलता है। पिता पर उनकी परवरिश का जिम्मा भी होता है। इसमें भी इद्दत होती है? हाँ, मुत्ता निकाह खत्म होने पर औरत को एक खास इद्दत करनी होती है, जो सामान्य तलाक वाली इद्दत से थोड़ी छोटी होती है। क्या ये आजकल चलन में है? देखिए, कानूनी तौर पर शिया कानून इतना अशरी में ये मौजूद है, लेकिन सामाजिक रूप से इसका चलन शायद पहले से कम हुआ है, पर यह कानूनी रूप से मान्य है उस स्कूल में। आपने कई बार इद्दत का जिक्र किया, जरा इसे विस्तार से बताइए, ये क्या है और क्यों जरूरी है? इद्दत ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है गिनती। गिनती? हाँ, दिनों की गिनती। ये वो अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि है जो एक मुस्लिम औरत को अपने पति की मौत या तलाक के बाद गुजारनी पड़ती है, इससे पहले कि वो दूसरी शादी कर सके। इसका मकसद क्या है? इसके कई मकसद हैं। सबसे मुख्य मकसद है पितृत्व की निश्चितता, मतलब ये पक्का करना कि औरत पिछले पति से गर्भवती तो नहीं है, ताकि अगर बच्चा हो तो उसके पिता को लेकर कोई शक या विवाद ना रहे। और कोई मकसद? हाँ, पति की मौत की सूरत में ये एक तरह से शोक मनाने की अवधि भी है, पति के सम्मान में। और तलाक की सूरत में ये दोनों पक्षों को सोचने, समझने और शायद सुलह करने का एक मौका भी देती है। इसकी अवधि कितनी होती है? क्या ये हमेशा एक जैसी रहती है? नहीं, ये अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होती है। जैसे? अगर पति की मौत हो जाए तो इद्दत 4 महीने और 10 दिन की होती है, चाहे निकाहों के बाद शारीरिक संबंध बने हों या ना बने हों। और तलाक की सूरत में? अगर तलाक हुआ है और निकाह के बाद शारीरिक संबंध बन चुके थे, तो इद्दत की अवधि 3 मासिक धर्म चक्र होती है। अगर औरत को मासिक धर्म नहीं आता, जैसे उम्र की वजह से या किसी और कारण से, तो ये अवधि 3 चांद महीने होती है। अगर तलाक के वक्त औरत गर्भवती हो तो? अगर औरत गर्भवती है तो इद्दत बच्चे के जन्म तक चलती है, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। और अगर निकाह के बाद शारीरिक संबंध बने ही ना हो और तलाक हो जाए? तो फिर तलाक के बाद कोई इद्दत नहीं होती। लेकिन ध्यान रहे, मौत की सूरत में इद्दत हमेशा होगी, चाहे संबंध बने हों या नहीं। इस दौरान औरत को क्या करना होता है? कोई खास नियम? हाँ, इस दौरान औरत को आमतौर पर सादा जीवन बताना होता है, श्रृंगार वगैरह से परहेज करना होता है और उसी घर में रहना होता है जहां वो रहती थी। तलाक की स्थिति में इद्दत की पूरी अवधि के दौरान पति को उसका भरण पोषण देना होता है। ये समझना जरूरी था। अच्छा, नोट्स में एक और दिलचस्प चीज का जिक्र है, ख्यारिल बुलूग। हाँ, ख्यारिल बुलूग का विकल्प, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ये क्या अधिकार है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनकी शादी बचपन में कर दी गई हो। कैसे? देखिए,
अगर किसी नाबालिग लड़के या लड़की की शादी उसके पिता या दादा के अलावा किसी और रिश्तेदार या अभिभावक ने करवाई है, जैसे माँ, चाचा, भाई वगैरह, हाँ। तो जब वो बच्चा बालिग होता है, आमतौर पर 15 साल की उम्र में, उसे ये हक मिलता है कि वो चाहे तो उस शादी को मान ले या उसे रद्द कर दे, मतलब रिप्यूडिएट कर दे। बिना कोर्ट जाए? हाँ, वो अपनी मर्जी जाहिर कर सकता है। लेकिन इसकी एक शर्त है। क्या शर्त? शर्त यह है कि बालिग होने के बाद और शादी को रद्द करने का फैसला करने से पहले पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध स्थापित ना हुए हों। अगर संबंध बन गए तो ये अधिकार खत्म हो जाता है। इस नियम में कुछ अपवाद और कानूनी व्याख्याएं हैं, खासकर लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए क्या खास है इसमें? लड़कियों के लिए इस अधिकार को भारत में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट 1939 ने और मजबूत और स्पष्ट किया है। कैसे? उस एक्ट की धारा 2VI के तहत अगर किसी लड़की की शादी 15 साल की उम्र से पहले कर दी गई थी, चाहे उसके पिता या दादा ने ही क्यों न की हो, हाँ, तो वो लड़की 15 साल की होने के बाद लेकिन 18 साल की होने से पहले उस शादी को खारिज रिप्यूडिएट कर सकती है। और इसके लिए कोर्ट जाना होगा? हाँ, शादी को खारिज करने के बाद उसे कोर्ट से तलाक की डिक्री लेनी होगी। लेकिन यहां भी शर्त वही है कि 15 साल की होने के बाद शारीरिक संबंध न बने हों। ये बाल विवाह से पीड़ित लड़कियों को एक कानूनी रास्ता देता है उस शादी से बाहर निकलने का। ये तो वाकई एक अहम अधिकार है। जी बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत में हमने मुस्लिम पारिवारिक कानून की कई, कह सकते, अहम गुत्थियों को समझने की कोशिश की। हाँ, काफी पहलुओं पर बात हुई। हमने समझा कि कानूनी तौर पर मुस्लिम कौन है, इस कानून के आधार क्या है, मतलब कुरान, सुन्नत, इजमा, क़ियास, और साथ ही जो द्वितीयक स्रोत है, रिवाज, अदालती फैसले और सरकारी कानून, उनकी क्या भूमिका है। जी। फिर हमने निकाह की प्रकृति को देखा कि एक ऐसे एक अनुबंध भी है और एक पवित्र रिश्ता भी। हमने जाना कि एक सही निकाह की क्या शर्तें हैं। एजाब व कबूल, सक्षमता, सहमति और निषेधों का न होना। बिल्कुल। और कैसे बातिल यानी शून्य और फासिद यानी अनियमित निकाह उनसे अलग है और उनके कानूनी नतीजे क्या होते हैं। हाँ, वो अंतर समझना बहुत जरूरी है। फिर हमने मुता निकाह, इद्दत और ख़ियारुल बुलूग जैसे खास और महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी रोशनी डाली। जी, ये सब मिलकर मुस्लिम पारिवारिक कानून का एक जटिल लेकिन व्यवस्थित ढांचा बनाते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ लगती है कि मुस्लिम निकाह महज एक निजी या धार्मिक रस्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरी कानूनी और सामाजिक व्यवस्था काम करती है, जिसके व्यक्तियों, परिवारों और समाज पर गहरे असर होते हैं। एकदम सही कहा आपने। इन बारीकियों को समझना सिर्फ कानून के छात्रों या वकीलों के लिए ही नहीं, हाँ, बल्कि समाज को और उसमें व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं अपने सुनने वालों के लिए। जरूर। हमने देखा कि कैसे आधुनिक कानून बने हैं, जैसे 1939 का डिसोल्यूशन एक्ट या हाल का ट्रिपल तलाक कानून, और कैसे अदालती फैसलों ने, जैसे शाहबानो या सरला मुदगल मामले, मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्रभावित किया है, उसकी व्याख्या की है। जी हाँ, ये प्रभाव तो स्पष्ट है। तो सवाल ये है कि ये जो नए कानूनी बदलाव हैं या अदालती व्याख्याएं हैं, इनका पारंपरिक स्रोतों कुरान, सुन्नत, इजमा, क़ियास पर आधारित जो कानून की समझ है, उसके साथ आज के भारत में कैसा रिश्ता बनता है। क्या ये दोनों मिलकर एक नई शक्ल ले रहे हैं या इनमें कहीं कोई टकराव या तनाव भी नजर आता है? इस पर सोचेगा जरूर। बहुत मौजूद सवाल है, इस पर विचार करना चाहिए।